मिट्टी के बेटे का ताज। कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से गांव में, जहां जिंदगी हर रोज मिट्टी से लड़कर आगे बढ़ती थी। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में जन्मा था भीखू। माँ मजदूरी करती थी और पिता बीमार रहते थे, इसलिए 8 साल की उम्र से ही भीखू को जीवन की असली लड़ाई लड़नी पड़ी। स्कूल की घंटी सुनकर बच्चे जब कक्षा में भागते थे, भीखू तब खेतों में मजदूरी करता या पुआल ढोता। लेकिन इन सबके बीच एक चीज थी जो उसके अंदर जिंदा थी, सपना। भीखू के सपनों की शुरुआत रेडियो से होती थी। हर शाम गांव के चौपाल पर कोई रेडियो लगाता था, जिससे खबरें, गीत और किस्से सुनाई देते थे। भीखू वहीं बैठ जाता, ध्यान से हर शब्द को पकड़ता। उसकी आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक होती थी। वो समझ चुका था कि शब्दों में ताकत होती है, आवाज में असर होता है। रात में माँ के साथ चूल्हे के पास बैठकर भीखू एक एक बात दोहराता। आज रेडियो पर बोला गया कि दिल्ली में बर्फ गिर रही है और मुंबई में रेल बंद हुई है। माँ, एक दिन मैं भी ऐसी ही खबरें सुनाऊंगा। माँ मुस्कुराती और उसके बाल सहलाते हुए कहती, तू बनान बेटा, पर इंसान पहले बनना, बड़ा बाद में। समय बीतता गया। भीखू 14 साल का हुआ तो गांव छोड़ दिया। जेब में सिर्फ माँ का आशीर्वाद और गांव की मिट्टी से सना एक झोला था। शहर पहुंचा, रांची। लेकिन शहर ने उसका स्वागत पत्थरों से किया। पहले दिन एक ढाबे पर बर्तन मांजने पड़ा। रात को स्टेशन के पास नींद आई तो जेब कट गई। लेकिन भीखू के अंदर कुछ था जो टूटता नहीं था। अगली सुबह फिर काम ढूंढने निकल पड़ा। 3 महीने बाद उसे एक प्रेस में काम मिला, पुराने अखबार उठाने, मशीनें साफ करने का। लेकिन वो वहां सिर्फ काम करने नहीं आया था, वो सीखने आया था। जब सब काम खत्म कर देते, भीखू चुपचाप एक कोने में बैठकर अखबार पढ़ता, शब्दों के मानी समझता, संपादकीय के लिखे भावों को पकड़ता। धीरे धीरे वह अखबार के दफ्तर में एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। एक दिन प्रेस के संपादक ने उसे पुकारा, तू इतना ध्यान से अखबार पढ़ता है, लिख सकता है क्या? भीखू हंसा, कभी कोशिश नहीं की, पर आप कहें तो करूं। और वहीं से शुरू हुआ उसका सफर, एक झोपड़ी से कलम के सिपाही बनने का। पहली खबर जो उसने लिखी थी, वो उसके ही मोहल्ले के बारे में थी। टूटी हुई सड़क से कैसे स्कूल छूटा बच्चों का भविष्य। ये खबर जब अगले दिन लोकल पेज पर छपी, तो भीखू ने अपने नाम के नीचे पहली बार अपनी माँ का नाम देखा। भीखू देवी का बेटा, भीखू कुमार। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर गर्व। उसके लेखों में सच्चाई थी, अनुभव की तपिश थी। वह महज खबरें नहीं लिखता था, वह जिंदगी को कागज पर उतार देता था। धीरे धीरे उसकी पहचान बनी। अखबारों ने उसे पार्ट टाइम रिपोर्टर बना दिया, फिर स्थायी रिपोर्टर। लेकिन भीखू सिर्फ रिपोर्टर नहीं बनना चाहता था, वह बदलाव बनना चाहता था। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, नाम रखा धरती की बात। उसमें वह गांवों की अनकही कहानियां दिखाता, किसानों की आवाज उठाता, मजदूरों की चुप्पी को कैमरे में बोलता बनाता। शुरुआती महीनों में मुश्किलें बहुत आईं। न इंटरनेट था, न कैमरा, लेकिन जुनून था। धीरे धीरे लोग उसकी वीडियो देखने लगे। उसकी आवाज में वो बात थी जो दिल तक जाती थी। वह चीखता नहीं था, बस सच बोलता था। और यही चीज लोगों को छूने लगी। एक वीडियो वायरल हुआ, पानी के लिए लड़ती बच्चियां। देश भर में उस मुद्दे पर बहस छिड़ गई, और वहीं से भीखू का नाम देश के कोने कोने तक पहुंच गया। अब दिल्ली से पत्रकार बुलाते थे उसे पैनल पर। बड़े मीडिया चैनल चाहते थे कि वो उनके लिए काम करे, लेकिन भीखू ने कहा, मुझे अपनी मिट्टी नहीं छोड़नी। मैं जहां से आया हूं, वहीं रहूंगा और वहीं से बोलूंगा। उसने गांव में ही एक छोटी सी मीडिया अकादमी शुरू की, जहां वो बच्चों को बोलना, लिखना और सोच समझकर सवाल करना सिखाता। धीरे धीरे उसका चैनल, धरती की बात, एक मिशन बन गया। अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ सैकड़ों गांवों से बच्चे जुड़ चुके थे, जो अपने अपने इलाके की आवाज बने। एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया, भीखू, तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर होता है? वो मुस्कराया और जेब से एक पुराना कागज निकालकर दिखाया, ये मेरी पहली खबर की कटिंग है, जिस पर मेरी माँ का नाम छपा था। मैं अगर आज कुछ हूँ, तो इसी वजह से हूँ।
उसकी कहानी इतनी प्रेरणादायक थी कि नेटफ्लिक्स ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, टेड टॉक में बुलाया गया और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। लेकिन जब वो लौटकर गाँव आता, तो अब भी चप्पल उतारकर मिट्टी को छूता, माँ की झोपड़ी के पास बैठता और चुपचाप कहता, देख माँ, तेरा बेटा लौट आया, पर सिर ऊंचा करके। कहानी का अंत। भीखू की कहानी एक मिसाल बन गई। एक लड़का जो कभी स्कूल नहीं जा सका, वह अब लाखों बच्चों का शिक्षक बन चुका था। जो कभी माँ के आंचल से चिपककर सोया करता था, आज वही लाखों लोगों की आवाज बन गया था। कहानी ने यह साबित कर दिया कि गरीबी मंजिल की रुकावट नहीं होती। अगर इरादा सच्चा हो तो मिट्टी से भी ताज बन सकते हैं। गांव की संकरी गलियों में धूल उड़ती थी। मिट्टी की दीवारों से टिकी जर्जर झोपड़ियों में जिंदगी सांस लेती थी और उन्हीं में से एक झोपड़ी में जन्मा था रघु। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और पिता का साया तो रघु ने कभी देखा ही नहीं। गांव वालों के लिए वह बस बिन बाप का लड़का था, लेकिन माँ के लिए वह पूरी दुनिया। रघु की उम्र जब 7 साल की हुई, तब से ही उसने जिम्मेदारियों का स्वाद चख लिया था। स्कूल जाता तो था, लेकिन दोपहर तक स्कूल के पीछे बने बाग में वह आम बीनने में लग जाता, जिन्हें बेचकर शाम को माँ के लिए थोड़ा राशन ले आता। कई बार तो बिना खाए ही सो जाता, लेकिन आंखों में एक चमक थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। गांव में एक बड़ा जमींदार था, ठाकुर जय सिंह। उसकी हवेली में एक पुराना रेडियो रखा था, जिससे हर शाम गांव भर में खबरें और पुराने गाने गूंजते थे। रघु घंटों खड़ा होकर उस रेडियो को सुनता और फिर वही खबरें शाम को माँ को दोहराता। माँ कहती, तेरे अंदर कुछ बात है रघु, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। ये बात रघु के दिल में बैठ गई। जब वह 14 का हुआ, माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज के पैसे नहीं थे और गांव के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। माँ की मौत रघु के लिए जैसे पूरी दुनिया का अंत थी। लेकिन उसी दिन उसने खुद से एक वादा किया, अब नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रघु ने गांव छोड़ दिया। जेब में सिर्फ 50 रुपए और माँ की पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा था। वह बस में बैठकर शहर आ गया, मुंबई। शहर ने उसका स्वागत गालियों और धक्कों से किया। पहले दिन ही उसका पैसा चोर उठा ले गया। भूखा प्यासा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रात काटी, लेकिन अगली सुबह वह हार नहीं मानने वाला था। वह लोकल ट्रेन के बाहर अखबार बेचने लगा। पहले दिन 30 रुपए कमाए, लेकिन वही उसकी हिम्मत बन गए। एक दिन एक सज्जन आदमी ने रघु को गौर से देखा। तू पढ़ता है? रघु ने सिर हिलाया, थोड़ा बहुत। तो फिर ये अखबार क्यों बेच रहा है? चल मेरे साथ। वह सज्जन एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। उन्होंने रघु को काम पर रख लिया, कागज उठाने, मशीन साफ करने और टाइप करने का काम। लेकिन असली चीज रघु ने वहाँ सीखी, छपाई की दुनिया, संपादन की बारीकियां और सबसे जरूरी, मेहनत की कीमत। रघु ने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी। रात को प्रेस में ही फर्श पर सोता, दिन में काम करता और बीच में समय निकालकर किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ी। उसे खबरों की भाषा, उनके असर और उनकी दिशा समझ में आने लगी। 4 साल बाद, जब वह 18 का हुआ, उसने अपनी पहली छोटी सी हैंडबिल खुद डिजाइन की, एक पर्चा जिसमें उसने बस्ती के एक गंदे नाले की हालत पर रिपोर्ट छापी। इस पर्चे ने तहलका मचा दिया। नगर निगम हरकत में आया और पहली बार रघु को लगा कि उसकी कलम में ताकत है। उसी दिन रघु ने फैसला लिया, वह पत्रकार बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं जो सिर्फ नेताओं के चरण चाटे, बल्कि ऐसा जो लोगों की आवाज बने। वह दिन रात पढ़ाई में जुट गया। प्रेस वाले अंकल ने उसकी मदद की, फॉर्म भरवाए और अंत में रघु ने मुंबई विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में दाखिला पा लिया। क्लास में सबसे साधारण कपड़ों वाला, लेकिन सबसे तेज दिमाग वाला छात्र था रघु। कॉलेज में उसका लिखा एक लेख, सपनों का शहर, सड़कों का सच, एक बड़े अखबार ने छापा। बस यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ। पहले उसे एक लोकल रिपोर्टर की नौकरी मिली, झुग्गी बस्तियों की खबरें कवर करनी होती, लेकिन रघु को यही पसंद था। वह जानता था कि इन गलियों की असली कहानी क्या होती है। धीरे धीरे उसके लेख चर्चित होने लगे। साफ पानी के लिए बच्चों का आंदोलन, बूढ़ी माँ को नहीं मिला राशन, शहर की सबसे भूखी रात। उसकी लेखनी में आग थी,
दर्द था और सच्चाई की गूंज थी। एक दिन उसका इंटरव्यू टीवी पर चला। एक रिपोर्टर, जो खुद एक झोपड़ी से आया, रातों रात वह वायरल हो गया। कुछ साल बाद उसने खुद का एक डिजिटल न्यूज पोर्टल शुरू किया, नाम रखा जन की बात। ये पोर्टल सिर्फ उन खबरों को दिखाता जो बड़े मीडिया हाउस नज़रअंदाज करते थे। गांवों की पीड़ा, गरीबों की आवाज़, असहायों की लड़ाई। शुरुआत में पैसे नहीं थे, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, फंडिंग जुटाई और धीरे धीरे जन की बात एक जन आंदोलन बन गया। उसे अवार्ड मिले, टेड टॉक में बुलाया गया और अंततः भारत के प्रधानमंत्री ने एक सम्मेलन में उसका नाम लेकर कहा, ये है असली भारत की आवाज। रघु जैसे लोग देश का भविष्य है। आज रघु के पास मुंबई में खुद का दफ्तर है, एक टीम है और सबसे अहम लाखों लोगों का विश्वास है। लेकिन आज भी वह हर सुबह प्रेस की मशीनों की आवाज सुनता है, माँ की साड़ी के उस टुकड़े को अपने बटुए में रखता है और काम पर निकलता है, क्योंकि वह जानता है सफर अभी खत्म नहीं हुआ। कहानी प्याज बेचने वाला करोड़पति। हर बड़ा सपना एक छोटी सी शर्म से शुरू होता है। मनोज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो कभी सड़क किनारे प्याज बेचता था और आज एक सफल स्टार्टअप का मालिक है। मनोज का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका घर कच्चा था, छत बारिश में टपकती थी और माँ की रसोई अक्सर खाली होती थी। पिता बीमार रहते और घर की सारी जिम्मेदारी बचपन से ही मनोज के कंधों पर आ गई थी। वो खेतों में काम करता और शाम को गांव की गलियों में सब्जी बेचता। लेकिन बेचते वक्त भी वो कुछ और सीख रहा होता। हर ग्राहक से वो पूछता, आपने इतना बड़ा घर कैसे बनाया? आपकी दुकान इतनी बड़ी कैसे हुई? लोगों की जिंदगी उसके लिए किताब थी और हर बातचीत एक नया पाठ। 18 साल की उम्र में उसने ठान लिया कि उसे गांव की सीमाओं को लांघना है। बस का किराया उधार लेकर वो लखनऊ आ गया। वहां उसकी शुरुआत भी आसान नहीं थी। वह सड़क किनारे प्याज बेचता था। धूप में खड़े रहना, कड़ाके की ठंड में ठिठुरना और बारिश में भीगना उसकी रोजमर्रा का हिस्सा था। लेकिन मनोज के अंदर एक जिज्ञासा थी। वो हर ग्राहक की बातें ध्यान से सुनता। उसे एक बात धीरे धीरे समझ आने लगी, लोग सब्जियां नहीं, सुविधा खरीदना चाहते हैं। उसने अपने थोड़े से बचाए पैसों से एक पुरानी स्कूटर खरीदी और उस पर एक कागज चिपकाया, प्याजवेल भैया, घर बैठे सब्जियां। अब वो लोगों के घर जाकर सब्जियां देने लगा। शुरुआत मोहल्ले के कुछ घरों से हुई, फिर 10, फिर 50, फिर 100 और सब बोलने लगे, प्याज वाले भैया तो अब हीरो बन गए हैं। धीरे धीरे वो एक स्कूटर से 5 तक पहुंच गया। हर दिन नए ग्राहक जुड़ते गए। मनोज ने हर ऑर्डर की डिलीवरी खुद की, हर शिकायत खुद सुनी और हर गलती से सीखा। 3 साल बाद उसने एक ऐप बनवाया, फ्रेश गाड़ी। अब लोग मोबाइल पर सब्जियां मंगाने लगे और किसान सीधे उससे जुड़ने लगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं। ग्राहक को ताजा सामान और किसान को सही दाम। बड़ी कंपनियां और निवेशक उसका मॉडल देखकर प्रभावित हुए और उसे निवेश देने लगे। आज उसके पास 200 से ज्यादा डिलीवरी बाइक्स है, 500 किसान उसके साथ जुड़े हैं और उसका बिजनेस करोड़ों में है। लेकिन मनोज आज भी अपने ऑफिस में एक कोने में प्याज की वही पुरानी टोकरियां रखता है, याद के तौर पर। वो कहता है, मैं वही हूँ जिसने कभी सड़क पर प्याज बेचे थे। फर्क सिर्फ सोच का है। सीख, जो काम सबको छोटा लगता है वही किसी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर इरादे सच्चे हों। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सपना बड़ा होना चाहिए। और जो जमीन से जुड़ा होता है वही एक दिन सबसे ऊपर उठता है।